किनारे पे हम दुखी, सॉरी नहीं, आप किस चीज से दुखी हैं? पहले मैं सुनना चाहता हूँ, किस चीज से दुखी? मैं दुखी हूँ दुख से। तो दुख से ही दुखी होते हैं, खुशी से कौन दुखी होता है? ये बताइए कि जो आप किस चीज से, आपके आपके जिंदगी खुशी में से, गम क्या? खुशी से भी लोग दुखी होते हैं। अरे यार पहले टॉपिक पे जाने दीजिए एक मिनट, रॉय टॉपिक से ना भटकाइए प्लीज, पहले टॉपिक पे जाने दीजिए। ये बातें हम बीच बीच में शोषित छोड़ते रहेंगे जी। भारत का कह सकते हैं कि ठीक है, किसी हद तक आप अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते हैं, लेकिन इसके बीच में आपको लगता है कि कहीं अमेरिका का भी कोई रोल होगा? आवाज नहीं आ रही आरजू जी। आपका अगर प्रश्न का सार मैं समझूं तो आप ये पूछ रहे हैं कि बिना अमेरिका के आशीर्वाद के क्या ये सब चीजें हो सकती हैं? तो बिल्कुल आपका प्रश्न एक जिसे कह लीजिए इम्पोर्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट तो होगी ना सर, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो होगी, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद महत्वपूर्ण है। आई डोंट थिंक कि इजराइल कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजिक निर्णय ले सकता है जिसमें अमेरिकन सहमति न हो। देखिए, ये जो अरब इजराइल पीस है ये कोई आज की डे नहीं है। अगर आप अमेरिकन रोल की बात कर रही है तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण रोल मुझे याद आता है वो तो ओस्लो अकॉर्ड है, जो कि ओस्लो अकॉर्ड, जो कि आपको पता है नॉर्वे की कैपिटल थी। ओस्लो अकॉर्ड 1993 और ओस्लो अकॉर्ड 1995, इसी के तहत ये जो अरब इजराइल पीस फॉर्मूला और जो टू स्टेट सॉल्यूशन था उसकी शुरुआत रखी गई थी। अगर पीएलओ को, यानी कि ये जो आपने अभी तक देखा गजा और वेस्ट बैंक में जो भी गवर्नेंस रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एज अ वैलिड गवर्नमेंट स्वीकारने का जो पूरा का पूरा हिस्ट्री है वो अमेरिकन के द्वारा किया गया ओस्लो अकॉर्ड में। इत्साक रैबिन और वो क्या नाम है उसका, फतेह, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था यार, वो जो इंदिरा गांधी को अपना भाई बहन बोलते थे, क्या नाम था उनका, वो जो क्या नाम है वो फतेह का, पीएलओ के जो पहले वो हेड बने थे गवर्नमेंट के, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। आप म्यूट हैं, आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। यासिर अराफात, सॉरी यासिर अराफात। तो यासिक ये रबिन, इत्साक रबिन और यासिर अराफात में जो 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 ट्रीटी साइन हुई थी या पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, उसके तहत उन्होंने उनको गाजा और वेस्ट बैंक के ऊपर गवर्नेंस का अधिकार दिया। ये एक अलग बात है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि आप अगर 1947 से हिस्ट्री देखें, अमेरिकन रोल अलावा भी आप देखें, यूएस का भी रोल है, पैलेस्टीनियंस ने हमेशा 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 जो है वो सैबोटाज का काम किया है। जैसा मैंने आपको एक पैरेलल ड्रॉ करता हूं कि ये लोग, आप लोग ध्यान नहीं देते कि जब आपने यूनाइटेड नेशन की जो भी जनरल असेंबली रिजोल्यूशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, बकायदा रेजोल्यूशन पास हो गई कि इजराइल और पैलेस्टाइन बनेंगी, और उनमें इजराइल को कहा गया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, पैलेस्टीनियंस को कहा गया आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। तो इजराइल ने तो प्रोसेस शुरू कर दिया था, हालांकि इजराइल ने भी कभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं। आज तक इजराइल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक बेसिक लॉ करके डॉक्यूमेंट है, बट उन्होंने जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उनके ऊपर 50 तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया नहीं। और पैलेस्टीनियंस तो बाहर आके जिसको आप अरब्स के साथ मिलकर, वो तो बदल ही गए। वो पहले कहे ठीक है हम जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जगह उन्होंने अटैक कर दिया पूरा। तो हमने भी तो टू नेशन थ्योरी माना था। अब आप सोचिए कि जिन्ना के कहने पर हमने टू नेशन थ्योरी मान लिया होता, और जब जिन्ना वहां पहुंचता पाकिस्तान में, हम अटैक कर देते जिन्ना के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर। आपको कैसा लगता है? जो काम आपने किया, ये जो फोर्स का एलिमेंट है ना, आप देखिए, अब आप फिर वही कहेंगे ले आए वापस से बीच में इस्लाम वाला एंगल। ये फोर्स से आप छुटकारा ही नहीं पा रहे हो, हर बात पे आपको लड़ाई झगड़ा चाहिए, पीस आप लोग की समझ में नहीं आता। तो वही बात थी जब आपने कर लिया था साइन, आप यूनाइटेड नेशन जीएन जनरल असेंबली को, उसमें ये था जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी बनाई गई थी। आप इन दोनों की जॉइंट कैपिटल कह ले, जैसे चंडीगढ़ है हमारे यहाँ, चंडीगढ़ इज ए जॉइंट कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, वैसा जेरूसलम को वो दिया गया था। तो खैर, आपकी बात को मैं बस अब एक मिनट में रैप अप करता हूँ कि ये जो आप कह रही है अमेरिकन ओस्लो अकॉर्ड में आज जो भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस की पावर दी गई थी पीएलओ को, वो सब अमेरिकन की ही बात से थी। तो आज अगर एक ऑल्टरनेटिव टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अगर चल रहा, बिकॉज दे हैव गिवन अप,
कि ये हमास और ये, चूंकि ये लोग गवर्नेंस में विश्वास नहीं रखते, ये उस लायक नहीं है, ना ही इनका कोई इंटरेस्ट है कि भाई हमें गवर्नमेंट करना है, अपने लोगों को सहूलियतें करनी है, ये इनका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल एन ऑब्जेक्टिव। वो तो बस इस्लामिक रिवॉल्यूशन चाहते हैं, तो वो हमास बना रहे हैं, हिजबुल्लाह बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। और यूएई चिंतित है कि शिया रिवॉल्यूशन को, शिया तो एक रिवॉल्यूशन के रूप में आना, वो ये नहीं चाहते। जैसे आपने देखे अरब में अभी दो तरीके के, एक अभी अरब स्प्रिंग हुआ था कुछ दिन पहले, जो टूनिशिया से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। वो ये नहीं चाहते कि टूनिशिया वाला अरब स्प्रिंग जो है वो कहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979 वाला बन जाए, जो कि ईरान में हुआ था। और ईरान वो करना चाहता है क्योंकि उसके थ्रू वो अरबिया में शिया इस्लाम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत चिंतित है। और ये एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर यूएई बना रहा है, जिसमें अमेरिका का पूरा आशीर्वाद है, क्योंकि ये अगर बन जाएगा तो कहीं हद तक पैलेस्टाइन की जो पीएलओ टाइप की और हमास टाइप की ऑर्गेनाइजेशन। मैं भी यही कह रही हूँ कि अमेरिका की मर्जी के बगैर, अमेरिका से बात किए बगैर या उसके इंटरफेरेंस के बगैर तो कोई काम शायद अभी फिलहाल तो मुमकिन नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो। लेकिन रोहित, मैं आपसे ये भी जरा समझना चाहूंगी कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है। वैसे तो कहा यह जा रहा था कि अमेरिका ने उन्हें कोई क्वेश्चन दिए हैं जिसका ईरान ने रिप्लाई देना है, ईरान की तरफ से जा रहा था उन्होंने कोई बात की है जिसका अमेरिका रिस्पॉन्स करेगा। क्या देख रहे हैं आप आगे फ्यूचर में कि ये कोई बातचीत की तरफ आएंगे? क्या एक बार फिर कोई डायलॉग होने जा रहा है? इसका भी बहुत चांसेस कहे जा रहे हैं कि शायद एक वीक के अंदर कुछ डिसाइड हो जाए कि दोबारा से कोई डायलॉग होगा। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो सकते हैं। या आपको लग रहा है कि नहीं, अब फिर वही एक दूसरे के ऊपर अटैक और मारकाट जो है वो होगी, इसलिए कि ना तो ईरान बात सुन रहा है और अमेरिका तो वैसे ही नहीं सुनता। क्योंकि वॉर तो नहीं होने जा रही, अब दोबारा तो नहीं होती दिख रही। हाँ, लेकिन ये पीस जो है ये आगे लीड करेगी एक और वॉर के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि पीस इज जस्ट डेफरिंग द वॉर, ये वो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये गंद जो मचाया हुआ है, क्यों ये वॉर शुरू हुई थी, अमेरिका और इजराइल ने की थी? ईरान चाह रहा था क्या? नहीं चाह रहा था ईरान ने तो कुछ ऐसा एक्शन ही नहीं लिया था। बहुत टाइम से सैंक्शंस लगे थे, बहुत टाइम से उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो बना रहा था। हालांकि एक उसकी आईएए की जो वो आया था, रिपोर्ट आई थी कि ईरान इज वेरी फार फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, फिर भी आपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए किया। मैं आपको बताऊं एक केस, बड़ा प्यारा केस। एक वो थे, एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रू गिलिगन, यूके के, बीबीसी के लिए काम करते थे। और उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी यूके की कि सद्दाम हुसैन जो है उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो सद्दाम हुसैन पे अटैक किया जाए। एंड्रू अटैक हो गया। अटैक के बाद एंड्रू गिलिगन की रिपोर्ट ने बीबीसी में रिपोर्ट किया कि ये फेक रिपोर्ट बनाई थी यूके गवर्नमेंट ने। एंड्रू गिलिगन को बीबीसी से निकाल दिया, रिजाइन कर दिया उन्होंने। बीबीसी को हटन्स कमीशन आया, एक कमीशन बना, इस पे कमीशन ने बीबीसी को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। उसके बाद पता चला कि सच में रिपोर्ट फेक थी। ठीक है, ये फेक रिपोर्ट्स करने के बाद, फेक रिपोर्ट्स देने के बाद अटैक करते हैं कंट्री पे, ये पहले भी हुआ है, आज का नहीं है। और वो एंड्रू गिलिगन इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय वो बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पे हैं, लेकिन इससे पिछले जो प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, उनके प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर थे। अगर वो फेक रिपोर्ट दे रहा था तो प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल एडवाइजर क्यों बनाएंगे? ये देखने वाली बात है। तो ये कंट्रीज जो हरकतें करते हैं हमारे सामने हैं, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के दूसरे कंट्रीज का तेल पे कब्जा करते हैं।